हेलो एवरीवन, डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला न्यूज देखिए, वो है नीरज चोपड़ा के बारे में। इन्होंने डायमंड लीग में पार्टिसिपेट किया था और यहाँ उनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो डायमंड लीग हुआ है वो कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ हुआ है। और उन्होंने अपने अंतिम मुकाबले में 87.86 मीटर भाला दूर फेंका है। ठीक है, और उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। विजेता कौन बने हैं? तो ग्रेनेडा के एडरसन पीटरसन, उन्होंने कितना दूर भाला फेंका? तो 87.87 मीटर दूर फेंका। जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे हैं और 85.97 मीटर उन्होंने भाला दूर फेंका। तो एडरसन पीटरसन को गोल्ड मिला है, नीरज चोपड़ा को सिल्वर और जर्मनी के जूलियन वेबर को ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ है। न्यूज देखिए, एचडीएफसी बैंक, इनका परिवर्तन पहल है। इसके जरिए ये 2025 तक 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे। एचडीएफसी बैंक ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल परिवर्तन के तहत 2025 तक 60,000 रुपये सालाना से कम आय वाले 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। तो परिवर्तन कैसा पहल है? तो सीएसआर, ठीक है, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व। देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक का उद्देश्य ग्रामीण विकास पर बैंक का ध्यान सतत विकास को बढ़ावा देने और कमजोर समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये देख लीजिए कि परिवर्तन शुरू कब हुआ। तो एचडीएफसी बैंक परिवर्तन की शुरुआत 2014 में देश भर के समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए हुआ था। 2014 में अपनी शुरुआत के बाद परिवर्तन भारत के सबसे बड़े सीएसआर कार्यक्रम में से एक बन गया है। यह पहला 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। तो नेक्स्ट न्यूज जो है बियर से संबंधित है। देखिए, वुड पेकर एक बियर कंपनी है। तो वुड पेकर बियर के साथ सोम डिस्टिलरीज ने कर्नाटका में कदम रखा। भोपाल की कंपनी सोम डिस्टिलरीज एवं ब्रेवरेज ने कर्नाटका बाजार में वुड पेकर प्रीमियम बियर के साथ एंट्री की है। यह बियर भारत की पहली ट्विस्टर कैप बियर होगी। ठीक, ये 2 वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं। इनका मार्केट में 2 वेरिएंट लॉन्च होगा। पहला है वुड पेकर ग्लाइड, जो प्रीमियम बियर होगा, और दूसरा होगा वुड पेकर क्रेस्ट, जो होगा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। ठीक है, दोनों वेरिएंट की बोतल जो है 650 ml और 330 ml की आएगी, और केन जो आएगा वो 500 मिलीलीटर और 330 मिलीलीटर की आएगी। जो बियर का बोतल का कीमत होगा वो 240 रुपये होगा, जबकि केन का कीमत 180 रुपये रखा गया है। पहला तेजस MK-1A अक्टूबर के अंत तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। इजरायली सॉफ्टवेयर का परीक्षण पूरा हो गया है। तो सेना द्वारा ऑर्डर किए गए 83 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों में से पहला विमान अक्टूबर के अंत तक वितरित किया जाएगा। पहला तेजस कैटेगरी बी इंजन के साथ आएगा। तो ये देखिए, कैटेगरी बी इंजन कहते किसे? कैटेगरी बी इंजन एक रिजर्व इंजन होता है जिसका इस्तेमाल पहले हो चुका है, या जो तेजस सीरीज के लिए अमेरिकी विमान इंजन निर्माता कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ पहले हुए सौदे के तहत आए थे और अब तक उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कैटेगरी बी इंजन। ये देखिए, ट्रांसजेंडर से संबंधित है। दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर लोकसभा उम्मीदवार का
मिशन लिंग तटस्थ शौचालय अभियान शुरू हो गया है। राजधानी के पहले ट्रांसजेंडर लोकसभा उम्मीदवार राजन सिंह, यह बिहार के ही रहने वाले हैं, ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली के साकेत स्थित जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में शौचालय की सीट थामकर अपने समुदाय के लिए लिंग तटस्थ शौचालय की मांग की है। सिंह ने कहा, भारतीय संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को कई अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन शौचालय तक पहुंच के बुनियादी मुद्दे को हल करने में यह विफल रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 4.88 लाख है, जिसमें उनकी साक्षरता दर कितनी है? 56.07%। न्यूज है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी कठिन समुद्री वैश्विक यात्रा पर निकलेंगी। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के 3 साल की तैयारी के बाद दुनिया भर की कठिन समुद्री यात्रा पर निकलेंगी। और ये किस पोत का इस्तेमाल करेंगी? तो दोनों भारतीय नौसैनिक पोत INS भी तरिणी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा करने के अभियान को पूरा करेंगी। दोनों महिलाएं अधिकारी पिछले 3 वर्षों से सागर परिक्रमा अभियान के लिए तैयारी कर रही हैं। INS भी तरिणी को 2017 में ऐतिहासिक पहली नाविका सागर परिक्रमा में सभी महिला अधिकारियों के दल के साथ विश्व का चक्कर लगाने का भी अनुभव प्राप्त है। न्यूज है, ठाणे गांव में 64 साल से मनाया जा रहा है वन गणपति उत्सव। नवी मुंबई का अगरोली गांव अपनी अनूठी एक गांव एक गणपति परंपरा के 64 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, जो सांप्रदायिक सद्भाव और एकता को रेखांकित करता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गया। एक और देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने गुवाहाटी का दौरा किया और कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। ठीक, तो पहला चीज तो ये जानिए कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं कौन? तो मनोज सिन्हा जी हैं। गुवाहाटी कहाँ है? तो असम की राजधानी है। यात्रा के दौरान सिन्हा ने नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। तो अब देखिए, कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नीलांचल पहाड़ी पर। तो ये मिलान करने के लिए आ सकता है, तो याद रखिएगा। भारत में विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता पसंदीदा तरीका बन गया है। किसने कहा है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और कानून के शासन पर एक सम्मेलन के समापन समारोह में बोलते हुए न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि यह सम्मेलन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितना वर्ष पूरा हो गया है? तो 75 ईयर, और अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय PAC की 125वीं वर्षगांठ, तो 125 साल हो गए हैं PAC की, का स्मरण कराता है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता हमेशा संदेह से परे रही है, और यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि जनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले 6 एशियाई देशों में से भारत एक था, और न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले 10 मूल देशों में से एक था। तो अब देख लीजिए, यहाँ है जिनेवा कन्वेंशन, तो ये आया था जिनेवा प्रोटोकॉल 1923 में, और फिर विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन का लॉ 1927 में ही जिनेवा कन्वेंशन से आया था। बाद में इन दोनों को रिप्लेस करके न्यूयॉर्क कन्वेंशन फॉर हस्ताक्षर 1958 लागू किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए,
के एनपी चीता पुनर्वास परियोजना के दूसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो केएनपी का मतलब है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसमें चीता पुनर्वास परियोजना के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह शुरू कब हुआ था? तो 17 सितंबर को शुरू हुआ था। तो 17 सितंबर 2022 में यह शुरू हुआ था, ठीक है। और वर्तमान समय में 2022 में शुरू होने के बाद इस परियोजना में 8 बड़ी बिल्लियां, जिसको बिग कैट्स बोलते हैं, और 5 शावकों की मौत हो चुकी है। अभी जो 17 सितंबर को जो वर्षगांठ मनाया जाएगा, उस दिन वन्य जीव अस्पताल का भी उद्घाटन किया जाएगा, और वो कहाँ होगा? कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही। तो देखिए, ये जो चीता पुनर्वास परियोजना था, ये कब शुरू हुआ? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन के अवसर पर केएनपी में 8 नामीबियाई चीते छोड़े, जिसमें 5 मादा थी और 3 नर था। तो फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का भी स्थानांतरण किया गया था, ठीक है। पालमपुर में चीतों के लिए एक वन्य जीव अस्पताल का उद्घाटन इस 17 सितंबर को किया जाएगा। इसका महत्व क्या है? यह परियोजना वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी प्रयास है, जो लुप्त हो चुकी वन्य जीव आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः स्थापित करने की आशा का प्रतीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 21 सितंबर तक बारिश का अनुमान, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने क्या जारी किया है? येलो अलर्ट। तो हम ये जान लेते हैं कि आईएमडी के द्वारा कितने तरह का जो है अलर्ट जारी किया जाता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम की गंभीरता के आधार पर 4 प्रकार के रंग कोडित मौसम अलर्ट जारी करता है। तो सबसे पहला जो है वो है हरा, ग्रीन। इसमें क्या होता है? परिस्थितियां सामान्य होती है और वर्षा बहुत कम हुई है, ठीक है। इसीलिए किसी भी सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है येलो, पीला। इसमें सावधान रहने को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बारिश जो होता है मध्यम होती है, ठीक है, जिससे स्थानीय स्तर पर बाढ़ आ सकती है या बाहरी गतिविधियां बाधित हो सकती है। तीसरा क्या है? नारंगी, वायलेट। इसमें तैयार रहने को कहा जाता है, प्रिपेयर रहना है, क्योंकि भारी वर्षा की संभावना होती है, जिससे बाढ़, परिवहन में बाधा, बिजली कटौती और भूस्खलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और चौथा है रेड, लाल। इसमें एक्शन, कार्रवाई करें, ठीक है। अत्यधिक बारिश होने की आशंका जताई जाती है, जो जान माल के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। इसमें व्यापक बाढ़, आवश्यक सेवाओं में व्यवधान तथा निकासी के आदेश संभावित होते हैं। उग्रवाद से संबंधित न्यूज है। ये कहा गया है कि अब वामपंथी उग्रवाद जो है 43 राज्यों तक ही सीमित किया गया है। सॉरी, 43 जिलों होगा, 43 जिलों तक ही सीमित हो गया है और 2026 तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सरकार के सतत अभियान के कारण यह समस्या अब 43 जिलों तक ही सीमित रह गई है, जबकि 2014 से पहले यह 200 से अधिक जिलों तक फैली हुई थी। पहले 100 दिनों की सरकार की अन्य उपलब्धि देख लीजिए। तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ शांति समझौता किया गया है, जिसके तहत 35 वर्षों से जो संघर्ष चलता आ रहा था उसको खत्म किया गया। एक दूसरा जो इसी में कार्यक्रम है, सरकार ने मानस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। और ये क्यों है? यह नागरिकों को नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने या नशीली दवाओं के दुरुपयोग, नशा मुक्ति, पुनर्वास जैसे मुद्दों को परामर्श के लिए नाम गुप्त रखने
के शर्त पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से 24 घंटे संपर्क बनाए रखने की सुविधा प्रदान करता है। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, साइबर अपराध से निपटने के लिए सभी हितधारकों के लिए समन्वय मंच पेश किया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित किया जाएगा। साइबर अपराधों के रिपोर्टिंग के लिए साइबर दोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और बैंकों को और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C में एक उन्नत साइबर धोखाधड़ी समन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, भारत ने तूफान प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है और सहायता भेजी है। भारत ने रविवार को म्यांमार, लाओस, वियतनाम को सद्भाव नामक अभियान के तहत तत्काल राहत सामग्री भेजी ताकि एक बड़े तूफान के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में उन्हें सहायता मिल सके। म्यांमार, लाओस और वियतनाम के विभिन्न हिस्से भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं क्योंकि इस वर्ष एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान यागी इन देशों में आया हुआ है। सामग्री लेकर नौसैनिक जहाज INS सतपुरा जा रहा है और वायुसेना का C-130J सैनिक विमान वियतनाम जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और आज का यह लास्ट न्यूज है, राष्ट्रपति मुर्मू ने मिलाद उद नबी की पूर्व संध्या पर नागरिकों को बधाई दी है। तो हमको ये जानना है कि मिलाद उन नबी क्यों मनाते हैं। तो यह पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस है जिसे मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।